एक तरफ मोदी सरकार में विस्तार की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ नए नए मोर्चे राजधानी में बन रहे हैं। ऐसे ही एक मोर्चे की सुगबुगाहट आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर सुनाई पड़ी। पवार के घर गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ, लेकिन पवार, यशवंत सिन्हा और फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े चेहरों के अलावा बाकी तमाम ऐसे चेहरे थे जो बहुत बड़े नहीं कहे जा सकते। तो फिर इस बैठक के पीछे क्या मकसद था? देखिए मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार और प्रशांत की ये रिपोर्ट। एक मराठा क्षत्रप जिनकी एक तिरछी नजर हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रही है, नाम शरद पवार। जिनके हाथ में हुकूमत है उन लोगों ने समझना चाहिए कि अपना कदम इस तरह से लेना चाहिए कि जिस कदम से इस एक्सट्रीम लेवल तक लाने की नौबत किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। বাংলায় বিজেপিকে আমরা ঢুকতে দেব না, মনে রাখবেন বাংলায় বিজেপি আসবে না, বাংলায় বিজেপি থাকবে না। एक रीजनल सुपरस्टार जिसने बंगाल चुनाव के दौरान ही बता दिया कि दिल्ली की किल्ली भी फिट करना उसे आता है। বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে, খেলা হবে। नाम ममता बनर्जी। একটা পায়ে আমি যা করে বেড়াচ্ছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। तो क्या बंगाल विजय के बाद दिल्ली विजय के लिए ये गैर कांग्रेसी दो बड़े विपक्षी नेताओं की रणनीति है, जिसमें एक अहम कड़ी बनकर आए हैं प्रशांत किशोर। शरद पवार के घर गैर कांग्रेस विपक्षी नेताओं की बैठक में खास बड़े नेता तो नहीं दिखे, लेकिन ये बैठक उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी के चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर ने पिछले 10 दिनों में शरद पवार से 2 बार मुलाकात की। पहली मुलाकात 11 जून को मुंबई में हुई, तो दूसरी मुलाकात 21 जून को दिल्ली में। और दिल्ली की मुलाकात के बाद ही पवार ने ऐलान कर दिया था कि मंगलवार की शाम 4 बजे वो मंगल बेला आएगी, जब गैर कांग्रेस विपक्षी नेताओं का उनके घर पे समागम होगा। ठिकाना उनका होगा, लेकिन मंच समाजवादी से होकर बीजेपी वाले और फिर ममता की पार्टी में गए यशवंत सिंह का होगा, राष्ट्रमंच। लेकिन बैठक की धूम जितनी थी वो 24 घंटे में ही धड़ाम से गिर गई। आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे। पवार के घर हुई बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। शरद पवार और यशवंत सिन्हा के अलावा बड़े नेताओं में केवल उमर अब्दुल्ला ही दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह आए सुशील गुप्ता। तो क्या ये मान लिया जाए कि पवार के घर पर तीसरे मोर्चे का हवाई विमान लैंड होने के पहले ही क्रैश कर गया? हालांकि सारा खेल इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक नाम प्रशांत किशोर का जुड़ा है, जो आज की तारीख में चुनावी राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। इसीलिए बैठक में बड़े नाम भले ना हो, लेकिन 3 अहम पहलू जरूर हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की कोशिश हो सकती है। ममता बनर्जी उस तीसरे मोर्चे का चेहरा बन सकती हैं और उस संभावित मोर्चे की बागडोर शरद पवार के हाथों में हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि इस बैठक में शिवसेना का कोई नेता नहीं है, जिसने पवार के घर बैठक पर सवाल खड़े कर दिए। पवार महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की पालकी ढो रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाली बैठक में शिवसेना की नो एंट्री हो गई। पवार के बारे में kहा जाता है कि वो राजनीति में कब क्या फैसला कर ले, ये कोई नहीं जानता। मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी फोर्स सत्ता के लिए नया गठबंधन करता है। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। पवार के घर बैठक में
तीसरे मोर्चे की कोई रूपरेखा तो नहीं बनी, लेकिन गैर कांग्रेस विपक्षी राजनीति के ठहरे पानी में पवार ने एक कंकड़ तो उछाल ही दिया है। एबीपी न्यूज के लिए जयनेंद्र कुमार के साथ प्रशांत की रिपोर्ट। आपने ये आखिरी पिक्चर देखी जब मीटिंग खत्म हुई शरद पवार के घर पर, उसमें तमाम लोग जो बैठक में थे वो बाहर आए, कैमरों के लिए उन्होंने एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई और आपने देखा कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा बना रही ये नेता कौन कौन है। एक शरद पवार को छोड़ दे तो इनमें से सभी नेता मिलकर लोकसभा की चंद सीटें भी नहीं निकाल सकते। यशवंत सिन्हा टीएमसी में जरूर चले गए हैं, लेकिन ये बैठक उनके बनाए संगठन राष्ट्र मंच के तहत हुई थी, टीएमसी की बैठक नहीं थी और इस मंच का कोई भी राजनीतिक असर अब तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन लोकतंत्र में कोशिश होनी चाहिए, सबको अधिकार है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का, चुनाव लड़ने का और सत्ता को चुनौती देने का। वैसे ये बैठक अहम है क्योंकि पवार और प्रशांत किशोर की मुंबई से दिल्ली तक दो मुलाकातें हो चुकी, जैसा कि मेरे सहयोगी प्रशांत भी बता रहे थे। इसीलिए ये माना जा रहा है कि शरद पवार के घर बैठक के बैकग्राउंड में प्रशांत किशोर की कोई रणनीति जरूर हो सकती है। प्रशांत किशोर की पहचान इन दिनों बीजेपी से टकराने वाले बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर हो रही है और उनकी एक पहचान एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार की भी है जो किसी पार्टी की जीत की गारंटी बन जाते। दरअसल उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। 2012 में गुजरात में प्रशांत किशोर ने मोदी के लिए काम किया था और वहां पर बीजेपी जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के लिए काम किया प्रशांत किशोर ने और वहां बीजेपी को भारी जीत मिली। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के लिए जाकर पीके ने काम किया, वहां भी उनको जीत मिलती है। लेकिन 2017 में यूपी में कांग्रेस की मदद के लिए प्रशांत किशोर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, कांग्रेस के पास आते हैं, लेकिन वहां वो सफल नहीं हो पाते हैं। 2017 में पंजाब में अमरिंदर के साथ वो जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको सफलता मिलती है और कांग्रेस को वो जिता देते हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ भी थे प्रशांत किशोर और उनका संगठन और वहां पर जगन मोहन रेड्डी को बड़ी जीत मिलती है। 2019 की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो मिली, जो बनी, उसमें भी प्रशांत किशोर की भूमिका की खासी भूमिका थी। और इसी तरीके से दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया तो भी ये माना गया कि क्योंकि उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल दोबारा धमक के साथ लौट पाए। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव खत्म हुए हैं उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए रणनीति बनाने का काम पीके और पीके के संगठन के पास था और नतीजा क्या आया है ये जग जाहिर है। बीजेपी चाहकर भी वो चुनाव नहीं जीत पाई। वहीं तमिलनाडु में भी स्टालिन के रणनीतिकार के तौर पर पीके काम कर रहे थे और वहां पर डीएमके के स्टालिन सत्ता में आई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार और बेदाग कहा जाता है। जिसके साथ वो जुड़ते हैं उसके वो वारे न्यारे कर देते हैं। तो माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की रणनीति को अपने इस आयोजनों के तहत तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर खुद इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह की बैठक में जो शरद पवार के घर पर हुई उसमें उनका कोई रोल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।